किसकी पर्ची निकलेगी बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर? क्या मुख्यमंत्री की अब की बार चल पाएगी या अब की बार फिर से राष्ट्रीय सत्र का नेतृत्व ही अब की बार फिर से नॉमिनेशन करेगा बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर उम्मीदवारों का? पूरी बात आपके साथ चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर एक नई जानकारी और सत्य के साथ सटीक शब्दों के साथ मैं आपको देने का काम करता हूं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको हमारी कुछ भी जानकारी अच्छी लगे या आप कुछ बदलाव चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ऐसे 3 उम्मीदवारों की जो बीजेपी से पक्का उनमें से कोई ना कोई एक आपके समक्ष प्रत्याशी बनकर वोट की अपील करता दिखाई देगा। तीनों के बारे में मैं उनके वोट बैंक के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा और वर्ग के बारे में चर्चा करूंगा, किसका कितना वर्ग के पक्ष में वोट डाल सकता है, पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा। जिस तरह से हम थोड़ी चर्चा 2019 के चुनाव की कर लेते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री की उस चुनाव के अंदर उम्मीदवारों की लिस्ट और चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार उतारने थे उसके अंदर कुछ भी नहीं चल पाई थी। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ तो कि जो मुख्यमंत्री के चाहते कुछ चारों के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। अगर मुख्यमंत्री की चलती तो वो गन्नौर से हर हाल में देवेंद्र कात्यायन को मंथ हवेली के चेयरमैन को उतारते। अगर उनकी चलती तो वो खरखोदा से पनु खरखोदा को जरूर उतारते। अगर उनकी चलती तो गोहाना से रामचंद्र जांगड़ा या उसके साथ में ही जयसिंह ठेकेदार को उतारने का काम करते। अगर उनकी चलती तो महम से वो बलराज कुंडू निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब निर्दलीय वहां से जीते हुए विधायक हैं, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। अगर उनकी चलती तो बीजेपी से वो वहां से उम्मीदवार होने थे। लेकिन पिछले चुनाव के अंदर पूर्ण रूप से मैं आपके साथ आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री की कहीं भी नहीं चली। इसी कारण उसके साथ ही में आज हम बात करेंगे बड़ौदा के अंदर होने वाले उपचुनाव में क्या मुख्यमंत्री की चलेगी या फिर से राष्ट्रीय सत्र के नेतृत्व के पास ड्रॉअर के अंदर पड़ा वो लेटर के ऊपर ही नॉमिनेशन होगा। उसी साथ मैं चर्चा कर रहा हूं 3 ऐसे उम्मीदवारों की जो उनमें से एक किसी का भी प्रत्याशी बनकर आपके समक्ष खड़े होने का अक्टूबर के अंदर अनुमान लगाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आपके साथ चर्चा करूंगा, क्योंकि पहले भी वहां से उम्मीदवार रहे हैं बड़ौदा से। मैं सबसे बड़ा नाम और एक सेलिब्रिटी के नाम पर भी मैं आपके साथ उसको जोड़कर दिखाता हूं, लेकिन अब तो हम राजनीतिक ही चाह रहे उसको मानेंगे। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले योगेश्वर दत्त पहलवान की, क्योंकि उनका नाम सबसे पहले मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उन्होंने अपनी सरकारी जॉब छोड़कर बड़ौदा के अंदर चुनाव के अंदर हिस्सा बने थे और खिलाड़ी कोटे से उनको टिकट मिला था, लेकिन हार हुई थी। जिस तरह से उन्होंने पहला एक ऐसा प्रत्याशी था बड़ौदा के अंदर जिन्होंने बीजेपी का उम्मीदवार होकर यहाँ से जमानत बचाने का काम किया था। अन्यथा यहाँ पर हमेशा से ही आईएनएलडी और कांग्रेस का गढ़ रहा है। एक योजना यहाँ पर अन्य पार्टी ने भी अपना यहाँ पर राज किया था, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर हुड्डागढ़ और आईएनएलडी का गढ़ ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 4800 वोटों से हार यहाँ पर मिली थी, इस कारण उनका नाम मैंने पहले रखा है। और यहाँ पर उसके साथ चर्चा करूँगा कि उनको किस कानून की हार होती दिखाई देती है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर जिस तरह से बड़ौदा हल्का के अंदर 48% में जाट वोट बैंक इलेक्शन कमीशन बोर्ड की तरफ से जिस तरह वेबसाइट के ऊपर दर्शाया गया है उसके बारे में आपका वर्णन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं एक ऐसा नाम बताने जा रहा हूं जो यहां से 2 बार उम्मीदवार रह चुके हैं। 45,000 वोट 2014 के इलेक्शन में ली थी। जिस तरह से यहां पर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल आईएनएलडी चुनाव 2 लड़ चुके हैं। जिस तरह से यहां पर उनकी पकड़ है। अगर मैं बात करूं जाट वोट बैंक की, जो जाट वोट बैंक दूसरी तरफ जो पहले वाले उम्मीदवार हैं योगेश्वर दत्त पहलवान नहीं पकड़ पाते, उस जो वोट बैंक है उसको पकड़ पाते हैं यहाँ पर डॉक्टर कपूर। यहाँ पर उनकी बहुत ही तेज पकड़ मानी जाती है पिछड़ा वर्ग के अंदर भी, क्योंकि 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, रणनीति के माहिर माने जा सकते हैं। इस कारण दूसरे नंबर पर मैं उनको रख रहा हूँ, क्योंकि 2 इलेक्शन यहाँ पर लड़ चुके हैं, रणनीति के माहिर हैं। उसके साथ में जाट वोट बैंक के ऊपर मोटी पकड़ है। उसके साथ में पिछड़ा वर्ग भी इनके साथ कुछ है। मैं अगर बात करूँ 49% ब्राह्मण वोट बैंक भी इनका साथ देता है, क्योंकि 2 इलेक्शनों के हमने जो आंकड़े निकाले हैं उसके साथ में यहाँ पर पिछड़ा वर्ग इनके साथ दिखाई देता है। तीसरा नाम एक ऐसा नाम बताने जा रहा हूं जो एकदम से लैंड हो सकता है, लेकिन उम्मीदवारी पक्के मान के चलता हूं, क्योंकि 3 ऐसे उम्मीदवार के बारे में आपके साथ वर्णन कर रहा हूं। तीसरा और सबसे बड़ा नाम और खेल जगत के नाम में पैरा ओलंपिक के अंदर मेडलिस्ट मैं आपके साथ बात कर रहा हूं दीपा मलिक की। दीपा मलिक यहाँ से अगर उम्मीदवार हो भी सकती है अगर दोनों के बीच सहमति नहीं बनती, क्योंकि दीपा मलिक की अगर बात करूँ तो मैं पंजाबी समुदाय से थी, लेकिन उनकी शादी बैसवाल गांव के अंदर एक मलिक परिवार के अंदर हुई थी। वो जब से ही यहाँ पर दीपा मलिक नाम के साथ वो खेल के अंदर भी अपना नाम दीपा मलिक ही रख रही हैं और अब फिलहाल के अंदर वो पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त की गई हैं। उसके साथ में उनको बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए अमित शाह ने कहा था कि हम आपको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी जल्दी सौंपेंगे। अगर हो सका तो यहाँ पर बड़ौदा के अंदर उपचुनाव में
दीपा मलिक को उतारा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अनुमान लगाकर चल सकता हूँ अगर दीपा मलिक यहाँ पर आती हैं, क्योंकि पहली बार वो उम्मीदवार, जिस तरह से मैं बात करूँ योगेश्वर दत्त पहलवान की, तो उनकी भी पकड़ अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजनीति का अखाड़ा बहुत ही अलग अखाड़ा है। यहाँ पर दाव पैच के साथ में रणनीति सबसे माहिर मानी जा सकती है। इसके साथ में दीपा मलिक यहाँ पर इतनी पकड़ नहीं रख पाएगी, लेकिन राष्ट्रीय अगर नेतृत्व का अगर जहाँ पर हाईकमान की बात आती है तो दीपा मलिक के ऊपर भी दाव खेला जा सकता है। तो देखते हैं कि इन तीनों में से एक आपके समक्ष जरूर कोई ना कोई उम्मीदवार निश्चित है। इसी तरह आपको मैं कोई ना कोई कहानी सुनाता रहूँगा। आपकी भी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप किस उम्मीदवार को चाहते हैं? इन 3 उम्मीदवारों में से आपको निश्चित ही तौर पर आपको इन 3 उम्मीदवारों में से एक ही उम्मीदवार मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ आपके साथ कमलदीप पत्री।